नमस्कार। इस बार के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की यह तस्वीर खास है। यह पहली बार है जब उमर अब्दुल्ला अपनी दस्तार, अपनी टोपी उतारकर वोटों की भीख मांग रहे हैं। और एक और खबर कि उमर अब्दुल्ला अब सिर्फ एक सीट पर नहीं बल्कि दो दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे। क्यों, कैसे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कश्मीर वैली के चुनावी तापमान को समझिए। इस बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खास है। ये उस तरह के खास वक्त की तरह है जहां पर जम्मू कश्मीर की राजनीति की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगस्त 2019 में अचानक बदला था, सब कुछ बदल गया था। ऐसे संकेत आ रहे हैं कि कश्मीरी वोटर्स दशकों से बारी बारी सत्ता पर काबिज चंद परिवारों को सबक सिखाने के मूड में है। एक बड़ा अंडरकरंट फिलहाल धीमे धीमे कश्मीर वैली में जोर पकड़ रहा है। और अब तक आत्मविश्वास से भरी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस अचानक इतनी घबराई हुई दिखाई देने लगी है कि उसकी खबरें अब सामने आने लगी हैं। ये अंडरकरंट क्या है और किससे अब्दुल्ला परिवार घबराया हुआ है, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले अब्दुल्ला परिवार में हार की खौफ की ये तस्वीरें देखिए। बुधवार को गांदरबल सीट से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब उमर अब्दुल्ला कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी दस्तार यानी जो कश्मीरी मुस्लिम टोपी वो पहने हुए थे उन्होंने उसको उतारा और कार्यकर्ताओं से लगभग भीख मांगते हुए कहा कि मेरी इज्जत, मेरी दस्तार अब आपके हाथ में है, मुझे एक बार और मौका दो। कश्मीरी पत्रकारों का भी दावा है कि ये ऐसी तस्वीर उन्होंने पहली बार देखे है। इससे पहले इस तरह अब्दुल्ला परिवार के किसी सदस्य से नहीं की। कश्मीरी पत्रकारों का भी दावा है कि ये ऐसी तस्वीर उन्होंने कश्मीर में पहली बार देखी है। अब तक अब्दुल्ला परिवार को इस तरह की अपील करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये पहली बार है। तो इसके मायने क्या है? क्यों उमर अब्दुल्ला को अपनी दस्तार हाथों में लेकर भीख मांगनी पड़ रही है वोटों की? इसके मायने क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दस्तार उतारकर वोटों की भीख मांगने पर भी अब्दुल्ला परिवार में हार का खौफ कम नहीं हुआ है। इसीलिए अचानक फैसला किया गया है कि उमर अब्दुल्ला अब दो दो सीट से चुनाव लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला के लिए एक सेफ सीट बड़गाम तय की गई है। यानी उमर अब्दुल्ला अब गांदरबल के अलावा बड़गाम से भी चुनाव लड़ेंगे। दोनों ही सीटों पर फेज 2 यानी 25 सितंबर को वोटिंग होनी है। दो दो सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं में भी खलबली मचा दी है। जाहिर है कि भाई आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी। कार्यकर्ताओं को भी अचानक समझ आने लगा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। बड़गाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर पहले आगा सैयद महमूद चुनाव लड़ने वाले थे। वो चुनाव की तैयारी में भी जुटे थे। लेकिन अचानक उमर अब्दुल्ला के फैसले ने आगा सैयद महमूद को भी चौंका दिया है। आगा सैयद महमूद कश्मीर के प्रतिष्ठित शिया आगा सैयद फैमिली के एक मेंबर है। ये फैमिली भी कश्मीर की उन चंद पॉलिटिकल फैमिलीज में से एक है जो कि दशकों से सत्ता का सुख भोग रही है। ये शिया फैमिली है। आगा सैयद फैमिली का कश्मीर में शिया वोटर्स में खासा रसूख है। श्रीनगर के मौजूदा सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी जो कि अब्दुल्ला की ही पार्टी से जीते हैं, वो भी इसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। बड़गांव सीट पर पीडीपी ने भी इसी फैमिली के सदस्य आगा सैयद मुंतजिर को उम्मीदवार बनाया है। एक और अन्य मेंबर इसी फैमिली के आगा सैयद अहमद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव टिकट पर चुनाव मैदान में है। यानी बड़गांव सीट पर आगा सैयद परिवार के सदस्य ही आपस में भिड़े हुए थे। और जैसे मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आगा सैयद महमूद को चुनाव में उतारा हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर उमर अब्दुल्ला की एंट्री हो गई जिससे आगा सैयद महमूद नाराज हो गए और उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी। घोषणा क्या की? खबरें मीडिया में आने लगी। बाद में पता चला कि बड़ी मान मुनव्वल की गई तो आगा सैयद महमूद ने ट्वीट करके अपने इस्तीफे की खबर को झूठा करार दे दिया। यानी अभी फिलहाल वो चुप है। बहरहाल तय हो चुका है कि उमर अब्दुल्ला अब बड़गांव से ही चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अब समझते हैं कि अब्दुल्ला परिवार क्यों इतना घबराया हुआ है, ऐसा क्या हुआ है।
इसको समझने के लिए हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों को समझना होगा। लोकसभा चुनाव में कश्मीर वैली की तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत का इतना कॉन्फिडेंस था कि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर की अपनी सीट छोड़कर बारामूला से लड़ गए। नतीजे आए तो सबके होश फाख्ता हो गए। बारामूला लोकसभा सीट से एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख, जिनको इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है, उसने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया, वो भी तब जबकि इंजीनियर रशीद जेल में है। कश्मीर में 2 लाख वोटों से हराना कोई आम घटना नहीं है। यानी ये अब्दुल्ला परिवार के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा झटका था, एक बड़ा रियलिटी चेक। हालांकि अगर लोकसभा चुनावों के नतीजों के आधार पर विधानसभा वाइज जीत को देखे तो 90 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा 37 विधानसभा सीटों पर आगे थी, यानी वो उसमें सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। लेकिन बारामूला में हार के बाद 2 चीजें हुई। एक तो अब्दुल रशीद शेख यानी इंजीनियर रशीद, जो कि जेल में है, जो कि 2 लाख सीटों वोटों से जीते, उन्होंने कश्मीर में उस कट्टरपंथी धड़े में अचानक विश्वास जगा दिया है। उनका विश्वास उस कट्टरपंथी धड़े का आसमान पर पहुंचा हुआ है, जिनको लगता था कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उनके अलगाववाद की राजनीति, अलगाववाद की जो गतिविधियां में जो शामिल थे, उस पर जो लगाम लगी थी, उनके बाद उनको अस्तित्व का खतरा दिखाई दे रहा था। तो जो वो कट्टरपंथी धड़ा है, जिसमें से इंजीनियर रशीद भी एक है, उनमें अचानक विश्वास जगा है कि भाई कहीं ना कहीं उनको अस्तित्व बनाए रखने के लिए अब मेन स्ट्रीम राजनीति में उतरना होगा। और यही वजह है कि 2019 के बाद जो अब तक चुप बैठे थे, वो तमाम कट्टरपंथी धड़े के लोग अचानक मेन स्ट्रीम राजनीति में उतरकर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। इंजीनियर रशीद की जीत ने वो आत्मविश्वास सबका बढ़ा दिया है। अब ये तमाम अलगाववादी धड़े जो लोग हैं, वो भारत के संविधान की कसमें खाने के लिए बेताब है। हालांकि ये एक तरह की स्ट्रेटजी चेंज है मात्र, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन सच यही है। तो नतीजा ये है कि एक तरफ अब्दुल रशीद शेख ने चुनिंदा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और उसके लिए जोरदार कैंपेनिंग जारी है। कैंपेनिंग को इंजीनियर रशीद का बेटा अबरार रशीद लीड कर रहा है और उसमें जो भीड़ उमड़ रही है वो हैरान करने वाली है और उसने अब्दुल्ला परिवार समेत सभी पॉलिटिकल पार्टियों की हालत पतली कर दी है। रही सही कसर प्रतिबंधित जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने पूरी कर दी। जमात इस्लामी जो कि फिलहाल प्रतिबंधित है, उसके पूरे जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं जो फिलहाल बाहर है, वो या तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को सीधे सीधे समर्थन दे रहे हैं या फिर उन्होंने सीधे सीधे कुछ उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा भी है। अब जमात का भी एक खासा पॉलिटिकल क्लाउड है, कश्मीर के एक प्रभाव है जम्मू कश्मीर के लोगों का। उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक जबरदस्त राजनीतिक माहौल गर्म करके रखा है। अब्दुल्ला परिवार के लिए मामला और गड़बड़ तब हुआ जब पता चला कि गांदरबल सीट से भी जमात ने अपने जेल में बंद लीडर सर्जन बरकती को मैदान में उतार दिया। सर्जन बरकती ने इससे पहले जैनपुरा सीट से भी पर्चा भरा था, जिसका पहले फेज में जिस पे वोटिंग होनी है 18 सितंबर को, लेकिन वहां पर जैनपुरा सीट से उनके जो नॉमिनेशन था उसको रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उसमें एक एफिडेविट का जो डॉक्यूमेंट था वो कम था। एफिडेविट क्या था? एफिडेविट ये था कि जो भारत के संविधान के प्रति जो उनको कसम खानी है, उसका एक एफिडेविट उनको देना था, वो सही समय पर नहीं दे पाए। तो सर्जन बरकती जो कि जमात इस्लामी कट्टरपंथी आतंकी गतिविधियों का एक चेहरा रहे हैं, उनका पर्चा रद्द हो गया था। अब यही सर्जन बरकती जो कि जेल में है, वो गांदरबल से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो जमात इस्लामी एक तरफ और दूसरी तरफ जो इंजीनियर रशीद है उनका बेटा एक तरफ पीडीपी और बाकी दूसरी पार्टियां भी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के लिए और अब्दुल्ला परिवार के लिए अब हालत खतरे के, ये कहें कि खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। लिहाजा पहला काम उमर अब्दुल्ला ने ये किया है कि उन्होंने एक सेफ सीट
बडगाम ढूंढ ली है, कम से कम एक सीट पे जीत जाएं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, यह मामला अब पूरे कश्मीर वैली का है, जहां पर अब तक यह लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आसानी से अधिकतम सीटों पर जीत हासिल कर लेगी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव में माहौल गर्म हो रहा है, स्थितियां सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से इंजीनियर रशीद के बेटे की जो रैली है उसमें जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है, जमात इस्लामी अंदर खाने से लगी हुई है और पीडीपी भी जबरदस्त माहौल बनाने में लगी है, तो ऐसा लग रहा है कि अब्दुल्ला परिवार के लिए राह आसान नहीं होने वाली। उनको पहले से खबर थी, यही वजह है कि उन्होंने जो पहले 15 सीट देने को राजी थे कांग्रेस को गठबंधन में, उन्होंने 32 सीट देने को तैयार हो गए। ये अब्दुल्ला परिवार के जो अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश है, ये उसमें लगे हुए। बहरहाल आगे नतीजों में क्या होगा और आगे राजनीति किस तरह करवट बदलती है, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।